नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अपने उन भाइयों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं जो श्रमिक हैं। श्रमिक कहने का मतलब जो वर्कर है, ठीक है। और वर्कर होने के बाद भी उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है जो एक वर्कर एक लेबर को मिलना चाहिए। आप बोलेंगे कौन सा बेनिफिट? जैसे देखिए ईपीएफ अकाउंट, जैसे ईएसआई अकाउंट, ये बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जिनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आप बोलेंगे सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बताओ। देखिए सेक्टर दो होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां पे क्या होता है, हर लेबर का एक प्रॉपर पे स्केल बनता है। पे स्केल मतलब अगर आप कंपनी में काम करते हैं वहां पे बशर्ते आप छोटी नौकरी कर रहे हो, कहने का मतलब एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, फिर भी आपका एक पे स्केल बनता है कंपनी के साथ। और कंपनी आपकी ईपीएफ, आपकी ईएसआई काटती है, आपके पीएफ फंड में, आपकी ईएसआई फंड में डालते हैं, जिससे आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी कंपनी के अंतर्गत काम नहीं कर रहे, ऐसे लोग जो आप देखते होंगे शहर के अंदर या गांव के अंदर बेलदारी करते हैं, या फिर कोई और जैसे अखबार भेजते हैं आपके यहाँ पहुँचाते होंगे सुबह सुबह, या फिर आपकी जो घर साफ करने वाली बाई आती हैं वो हो गई, या फिर और भी बहुत सारे जैसे जो अपने पिज़्ज़ा बॉय होता है जो पिज़्ज़ा पहुंचाता है, या फिर जोमेटो स्विगी वगैरह वगैरह से पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय वगैरह, या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन लेबर आप देखते होंगे दिन रात कंस्ट्रक्शन में लगे रहते हैं। तो ऐसे लेबर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ही नहीं। आप बोलेंगे सर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे लेबर क्यों नहीं है? आपको मैं एक डेटा बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। लगभग भारत में 50 करोड़ लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, मतलब काम कर रहे हैं, जिसमें से 44 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी 6 करोड़ लोग ही हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी 44 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो गवर्नमेंट के पास में है ही नहीं, और गवर्नमेंट इनको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल सिक्योरिटी इनके पास में नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सितंबर 2021 में ई श्रम कार्ड का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया। इससे पहले भी अन्य अन्य राज्य ने अपने स्टेट लेवल पर में एक ई श्रम कार्ड लेकर के आया था। जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा, पहले कुछ दिन पहले पैंडेमिक जैसा सिचुएशन था, तो लेबर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको पैसे डायरेक्ट फंड मिलेगा। तो सितंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ई श्रम कार्ड लेकर के आया है कि आप अगर एक लेबर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप आइए हमारे साथ, आप हम अपना रजिस्ट्रेशन दीजिए, अपना डेटाबेस बनाइए, और उस डेटाबेस के अनुसार में हम आपको बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्त कि सर बेनिफिट इसमें क्या क्या है। बेनिफिट होने के बाद ही हम बताएंगे कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। तो बेनिफिट इसमें क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कि गवर्नमेंट की नज़र में आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत काम करने लग जाएंगे। कहने का मतलब आपका एक डेटाबेस बन जाएगा ताकि गवर्नमेंट आपको समय समय पे मॉनिटर कर सके, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे सके, ठीक है। दूसरा क्या है कि कई सारा एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है सरकार की तरफ से, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है। कहने का मतलब नौकरी करने का जो एक अवसर मिलता है वो अवसर भी आपको मिल सकता है। कई बार सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को हायर करते हैं कुछ काम करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो बेनिफिट दोस्त है वो है कि प्रधानमंत्री का जो एक कह सकते हैं कि बीमा योजना था, सुरक्षा बीमा योजना, उसमें जो पहले साल की इनरोलमेंट है वो आपकी बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी। उसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। यानी प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा बीमा योजना है वो भी आपके लिए पहले साल के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और चौथा बेनिफिट क्या है? तो चौथा बेनिफिट है कि कोई भी पैंडेमिक आता है, जैसे अभी कोरोना जैसा पैंडेमिक था, या कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार कुछ आ जाता है, तो वैसे स्थिति में सरकार पैसा डायरेक्टली आपको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वो हम सीधे चलते हैं प्रोसेस पर में, और प्रोसेस करते वक्त ही जो पोर्टल पे लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है हम वहां पे आपको बताएंगे। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आते ही सबसे पहले आप क्रोम खोल लीजिए या जो भी ब्राउज़र आपके पास में खोल लीजिए। उसमें लिखना आपको ई श्रम, ESHRAM। ई श्रम खोलते ही जो पहला आपको जो टैब दिखेगा उसको क्लिक करना है, और आप क्या देखेंगे, आपके राइट हैंड साइड में रजिस्टर ऑन ई श्रम है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर के बाद आपके पास में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, यानी वो मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए जो आधार लिंक्ड हो। उसके बाद बैंक डिटेल्स भी चाहिए, और बैंक डिटेल्स के साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो उम्र होगा दोस्त, वो उम्र 16 साल से लेकर के
59 यानी 59 साल के बीच में ही आप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम आ गए हैं। तो सबसे पहले आपका जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है अपना कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है, उसको डाल लीजिए। और नीचे में आप देख लीजिए 2 में नो का टिक है, तो इसको नो ही रहने दें। अगर आपके पास में EPF या ESIC अकाउंट है तो आपको यस करना, नहीं तो नो ही रहने देना है। सबमिट करते ही आपको OTP आएगा। OTP आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट लग जाए या उससे थोड़ा कम भी लग सकता है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड। और इसमें आपका OTP आपके मोबाइल नंबर पे, यानी जो आधार पे लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आ जाएगा। मेरा OTP आ गया, मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही इसने मुझसे आधार नंबर मांगा। अब आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिए। आपको पता होगा आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट आधार नंबर आप इसमें डाल दीजिए। आधार नंबर डालते ही फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप एग्री करते हैं। और एग्री करते ही आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको फिर से एक OTP देना पड़ेगा, और ये OTP आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पे आएंगे, मतलब वही मोबाइल नंबर पे आएगा, लेकिन ये आधार के सेंटर से आएगा। ठीक है, तो वो OTP भी आ जाएगा 25-30 सेकेंड में। वो OTP भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। मेरा OTP आ गया, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। OTP आते ही आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही आप क्या देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो भी विवरण आप इन्फॉर्मेशन है आपके, वो सारे इन्फॉर्मेशन खुल जाते हैं। यहाँ पे एक टिक करना होता है, एग्री का ऑलरेडी पहले से टिक होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, टिक करना है, उसको फिर आप कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आगे की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे दिख रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके मोबाइल नंबर होगा, आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांगता है, ज़रूरी नहीं है। जो रेड से नहीं है टिक स्टार लगा हुआ वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी मांगता है, जो मैं मैरिड हूँ लिख रहा हूँ। अब फादर्स नेम बोल रहा है, आप अपने पापा का नाम जो भी हो वो डाल दीजिए। आपका सोशल कैटेगरी भी मांगता है। ठीक है, तो सोशल कैटेगरी भी आपको डाल देना है। आप जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC हो, जो भी हो आप डाल दीजिए। आपके ब्लड ग्रुप मांगता है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप उस चीज़ को भी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद बोलता है कि क्या आप एबल्ड हैं, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वहाँ पे आपको नो करना है। अगर हैं आप तो यस करना है। यहाँ पे उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स आपको डालना है। तो नॉमिनी में आप जिनको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए। ठीक है, नाम के साथ आपको उनका डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा, तो आपको उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको उनका जेंडर भी डालना होगा कि क्या जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, वो भी आपको डालना है। फिर उनके साथ जो रिलेशनशिप आपका है वो भी डाल करके सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एक अगले पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका रेसिडेंशियल डिटेल्स। रेसिडेंशियल डिटेल्स में दोस्त सबसे पहले आपको अपना नेटिव स्टेट डालना। नेटिव स्टेट मतलब किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो आपको अपना डाल देना है, जो भी हो। उसके बाद बोलता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट भी आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि आप नीचे करंट एड्रेस में आएंगे। करंट एड्रेस में आपसे बोलता है कि आप क्या डालोगे। ये ऑलरेडी भरा भी होगा कई बार, क्योंकि पिछले जो आपके आधार कार्ड पे थे वो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब डालना होगा। ठीक है, और पिन कोड वगैरह पहले से ही वो लिया रहता है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आप देखेंगे कि सब में स्टार लगा है, जो स्टार से रिलेटेड हो वो आपको डाल देना है। जो स्टार से रिलेटेड नहीं हो वो मैंडेटरी नहीं होता है, जैसे आपको पता भी होगा। फिर यहाँ पे बोलता है कि क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको फिर से एक एड्रेस भरना होगा, इसलिए अगर इसको टिक करके रखेंगे, अगर आप रहते हैं तो टिक करके रखें, नहीं करते हैं तो नहीं टिक करके। फिर पूछता है कि आप यहाँ पे कितने दिन से रहते हैं, तो आप जितने दिन से रहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बोलता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप क्या है, नॉन मैट्रिक है या बिल्कुल लिटरेट है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं पढ़े लिखे हैं। अगर हैं तो आपको यहाँ पे डालना है आप अपने हिसाब से। फिर आपको बोलता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, वो स्लैब है। अगर 10,000 से नीचे है तो 10,000 से नीचे वाला डालेंगे। अगर 21,000 से ज़्यादा है तो आपको ऊपर वाला डालना है। बीच में अगर कहीं आप फॉल करते हैं तो वो भी यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगता है, डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में हो तो आप लगा सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आगे पहुँच जाएंगे। अगले पेज पे दोस्त आपसे मांगता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल। आप देखेंगे कि इसमें मैंडेटरी सबसे पहला है प्राइमरी स्किल आपका कौन सा है। तो क्या सब स्किल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक नए पेज खोल करके। ठीक है, इस पेज में आ जाएंगे। इनके सारे किस किस व्यक्ति को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, तो वो है
सारे है। इसका मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप बढ़िया से पढ़ सके। हो सकता है यहाँ आप ठीक से नहीं पढ़ सके। 156 इन्होंने दिया हुआ है। 155 प्लस 156 में क्या है कि अदर भी लिखा हुआ, अगर इसमें आपका कैटेगरी नहीं आता है तो आप अदर में भी डाल सकते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप इस फाइल को फॉर्म फाइल कर सकते हैं और अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कारपेंटर डाल रहा हूँ, ये सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे फिर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस डालना है कि कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा दिन से कर रहे हो तो आप ये डाल दीजिए। ठीक है, कितने दिन से कर रहे हैं वो आपको डालना है, अपना डाल लीजिए। कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आपका है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब उसके बाद ऑक्यूपेशन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास में है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हाउ डिड यू एक्वायर्ड स्किल्स, ये सब मैंडेटरी नहीं है। स्किल टू बी अपग्रेड, ये सब मैंडेटरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब हमारे पास में आ गया दोस्त बैंक का डिटेल्स लेने के लिए। बैंक का डिटेल्स बिल्कुल आपको सही डालना है, क्योंकि जो भी मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो जो बेनिफिट आपको मिलेगा सब सारे बैंक में आएंगे, थ्रू डायरेक्ट बैंक में ही आएगा। तो बैंक अकाउंट्स नंबर बिल्कुल 2 बार कन्फर्म कीजिए, और 2 बार कन्फर्म करना भी यहाँ पे होता है तो आपको डालना है। उसके बाद जो बैंक होल्डर है उनका क्या नाम है वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। आपको IFSC कोड भी अपना डालना होगा। तो यहाँ पे हम अकाउंट होल्डर का नाम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको IFSC कोड डाल देते हैं। IFSC कोड डालने के बाद जैसे हम सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन से बैंक में अकाउंट कहाँ है वो ऑलरेडी बैंक नेम और ब्रांच नेम खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको आपका फाइल बन के आ जाएगा। सब कुछ सारे ई श्रम कार्ड, इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इसमें सारा डिटेल्स है, डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया से। और चेक करने के बाद आपको टिक करना है कि हम इस चीज़ से एग्री है। लेकिन 3 चीज़ें जो यहाँ लिखा है उसको देख लीजिए। पहले बोलता है कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ ESI और PF, मतलब आप ESI PF के मेंबर नहीं हैं। दूसरा बोलता है कि इनकम टैक्स भी पेयर नहीं, और तीसरा बोलता है कि ऊपर से जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो ट्रू है और सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबमिट करना है, और सबमिट करते ही आपके ई श्रम कार्ड बन जाएंगे। चूँकि मैं एक इनकम टैक्स पेयर हूँ तो मैं सबमिट नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा डिटेल्स, खुद का डिटेल्स मैंने डाल के रखा हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को एग्जिट करेंगे। आपको सबमिट करना आपका। दोस्तों, ई श्रम कार्ड आपका बनके तैयार हो गया होगा। मैं 100% विश्वास हूँ कि आपका ई श्रम कार्ड बनके तैयार हो गया होगा। तो इस ई श्रम कार्ड को अपने पास रखिए। ये इन्फॉर्मेशन जरूर आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। आप चूँकि YouTube चलाते हैं, आपको पता है कि गूगल कैसे काम करता है, आपको पता है कि ऑनलाइन कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो प्लीज़ 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 मेरा हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है, आपके अगल बगल जो भी लेबर हैं, आपके अगल बगल जो भी वर्कर हैं, प्लीज़ उनका ज़रूर बना दीजिए बिना फीस चार्ज किए हुए। अगर आप फीस भी चार्ज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन उनका ज़रूर बना दीजिए। और ये चीज़ आप CSC केंद्र में भी जाके बना सकते हैं, अगर खुद से नहीं बना सकते। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और आपको लगे कि खुद से आप नहीं कर सकते हो, तो नॉर्मल चार्ज में आपके जो बगल में CSC केंद्र होगा आप वहाँ चले जाइए, या फिर जो एक और केंद्र होता है जो साइबर कैफ़े वगैरह होता है, वहाँ भी जा करके आप इस चीज़ को बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं इसके लिए लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। आप अपने फ़ोन पे भी जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्त जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए।